नमस्ते छात्रों। कल हमने अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी के बारे में सामान्य अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने ये देखा था कि ताप कटिबंधों का निर्धारण कौन करता है? अक्षांश। ठीक है, ताप कटिबंधों का निर्धारण किससे होता है? अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ताप कटिबंधों का निर्धारण करती हैं। लेकिन फिर भी ये ताप कटिबंधों का निर्धारण किससे होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी को जितना भी ताप पृथ्वी को प्राप्त समस्त ताप और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। यानी कि पृथ्वी को जितना ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ताप प्राप्त होता है, उसका एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। क्योंकि हम सूर्य के सौर परिवार के सदस्य हैं और सौर परिवार के सदस्य होने के कारण हमें जितनी भी एनर्जी, ऊष्मा, तापमान जो भी मिलना है सूर्य से मिलना है। ठीक है, अब इनका निर्धारण कैसे करते हैं ताप कटिबंधों का? तो इसके लिए होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं और ये जो धरातल पर गिरती हैं, इनका तिरछापन, गिरने का तिरछापन। देखिए, एक किरण यहाँ आकर के गिर रही है और दूसरी किरण यहाँ आकर के गिर रही है। तो हम दोनों में अंतर देखें तो कहाँ ताप ज्यादा आएगा? ऊपर वाली पे। ऊष्मा, ऊर्जा, सब कुछ यही ज्यादा होगा, ना कि यहाँ, क्योंकि ये ज्यादा तिरछा हो गया है थोड़ा। ठीक है, ये तिरछापन, धरातल पर गिरने की अवधि, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है, ताप है, वो कितनी देर धरातल पर गिर रहा है। सर्दियों में क्या होता है? सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है। 5 बजे सूर्य महाराज अस्त हो गए और सुबह बहुत लेट उठते हैं, लगभग 7 बजे से, बाद में 7:30 बजे तक दिखाई देते हैं। तो वो 7:30 से माने हम कि 7:30 AM पे हमें सूर्य महाराज के दर्शन हुए, सूर्य भगवान के दर्शन हुए और वो 5 बजे जाकर के अस्त हो गए। कितनी देर रही पृथ्वी पर? लगभग 10.5 घंटे, 10 घंटे, 10 से 10.5 घंटे। यही सूर्य भगवान गर्मियों में क्या होते हैं कि साहब सुबह जल्दी जग जाते हैं, 5:30 बजे तो उगाए, शाम को 7:30 बजे तक रहते हैं। तो लगभग 14 घंटे धरातल पर इन्होंने अपना प्रकाश, ताप, ऊर्जा, सब और किरणें ये बिखेरी है। तो कितनी देर हमें ऊर्जा मिली है, ताप मिला, ये दोनों चीजें सूर्य, ये तो हुआ अवधि वाला पार्ट। आ गया समझ में कि कितनी अवधि तक सूर्य, एक अवधि तो ये है कि साहब, हाँ, ये एक अवधि तो ये है कि साहब बड़ी मुश्किल से 10 घंटे। ठीक है, 9.5 घंटे, 10 घंटे, 10.5 घंटे, और एक है 14 घंटे। अब आप खुद देख लीजिए, हमें 4 घंटे एक्स्ट्रा कोई चीज मिलती हो तो ज्यादा ही होगा। तो ये दोनों चीजें, यानी कि कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं? एक तो सूर्य की किरणों का तिरछापन, ये तिरछेपन वाला है। तिरछापन निर्धारित कर दिया आपके सामने कि भाई एक किरण यहाँ आ रही है और एक किरण यहाँ आ रही है, तो दोनों अलग अलग। एक ये है कि गिरने की अवधि, कितनी देर के लिए पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी रही। ठीक है, इसके बाद में, इसके अलावा ये दोनों चीजें ताप कटिबंध को प्रभावित अच्छे से करती हैं कि कहाँ कैसे ताप कटिबंधों को निर्धारित किया जाए। एक तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस पे लगातार सूर्य की किरणें एक जैसी गिर रही हैं, इस पे कम गिर रही हैं। एक क्षेत्र ऐसा आता है कि इस पे और ज्यादा गिर रही है कहीं। तो ठीक है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अगला पॉइंट है, इस ताप कटिबंध को निर्धारित करने में अकेले सूर्य की किरणें, तिरछापन इन्हीं का योगदान नहीं होता, पृथ्वी भी बहुत योगदान करती है। और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और कक्षीय झुकाव, ठीक है, वो भी इनको प्रभावित करता है। देखिए कि पृथ्वी का जो अक्ष का और कक्षा तल का झुकाव है, ये इनको कैसे प्रभावित करेगा, ये बातें अब हम करने वाले हैं। हम अमूमन अगर देखें तो यूं बना लेते हैं कि सीधी होगी पृथ्वी और ये इसका दक्षिण ध्रुव रहा, एकदम दक्षिण ध्रुव इसको मान लेते हैं, जबकि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये यूं बने, और असली अर्थों में दक्षिण ध्रुव इधर चला जाए और उत्तरी ध्रुव इधर चला जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है साहब। बनाना इसको 90 डिग्री का एंगल ही है, लेकिन अब इसने यहां से बना लिया, जबकि पहले वाली कंडीशन में, अब इसको आप ऐसे समझिए, मानिए कि ये पृथ्वी, और पहले वाली कंडीशन में तो ये यूं बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना लिया और ये, लेकिन अगले वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर जो आपको दूसरी कंडीशन दिख रही है वो ये है, और पृथ्वी ऐसी ही है। हम ग्लोब देखते हैं अपने स्कूल में, अपने या फिर कहीं दूसरी ऑफिसों में जाकर के देखते हैं, तो वो ग्लोब इतना ही झुका हुआ होता है लगभग। ये इसलिए झुका हुआ होता है कि पृथ्वी भी अपने एक्स कौन सा पार्ट है, ये वाला, यहां से यहां तक का जो कोण बना रही है पृथ्वी, वो है 23.5 डिग्री, ठीक है सर। और इन दोनों के बीच में जो पहले वाली स्थिति है ना, इन दोनों के बीच में तुलना इसी स्थिति से की जाएगी, लेकिन पहले वाली जो स्थिति है वो दोनों, ये अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का झुकाव है। यानी कि ये जो लाइन है, इसका मतलब होता है कक्षा तल, जिसको अपन भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये इन पे इस तरीके से झुकी हुई है, और ये सारी चीजें ताप कटिबंधों का निर्धारण करती है। अब साहब आते हैं ताप कटिबंध कितने हैं। ताप कटिबंधों का मतलब समझ गए आप कि क्या चीज है और कैसे बनती है, कैसे निर्धारित होती है। अब आते हैं कि कितने ताप कटिबंध हैं। देखिए इसके लिए क्या है, हर भूगोलवेत्ता, कई भूगोलवेत्ता अपने अपने तरीके से देते हैं, लेकिन मेजर रूप से समझाने की बात है तो हमें समझना होगा कि 3 बड़े रूप हैं इसके। 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री तक, ये जो 23.5 वाला कोण आ रहा है ना, इसी के साथ, लेकिन ये ऊपर तो आपको समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन ये ऊपर ही है। अब ये इसी कोण के सारे अगर बनेगी तो 23.5 डिग्री ये वाली आ गई, 23.5 डिग्री और इसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, इसको आप और हम कर्क रेखा बोलते हैं। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा बोला जाता है, दूसरा नाम। इन दोनों के बीच में ये जो तापमान है या ताप कटिबंध है, इसको उष्ण ताप कटिबंध बोलते हैं। अब डिवाइड करने वाले कई इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी उष्ण कटिबंध,
उत्तरी उष्ण ताप कटिबंध, जबकि कई इसको एक साथ कर लेते हैं। लेकिन मैंने तो आपको मोटे मोटे रूप से ये बता रहा हूं कि ये एक ही होते हैं, सेम होते हैं, इनके अंदर कोई अलग से कोई चीज नहीं होती, बस लिखने की और इनको इनकी संख्या बढ़ाने की चीजें ही हैं। अब दूसरा आता है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। और यहां भी 66.5 डिग्री। ये क्या है कि इन दोनों अक्षांशों के बीच में भी एक जैसा तापमान, इसका नाम हमने दिया था उष्ण ताप कटिबंध। उष्ण ताप कटिबंध, ठीक है जी। ये आ गया शीतोष्ण ताप कटिबंध। देने को तो इसको दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध भी नाम देते हैं और इसको उत्तरी शीतोष्ण ताप कटिबंध भी नाम देते हैं। लोग दोनों तरीके से कर देते हैं इसको, दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध और इसको उत्तरी शीतोष्ण ताप कटिबंध। ठीक है, समझ गए। अब बचा हुआ जो पार्ट है 66.5 से 90, इसको शीत कटिबंध और इसको भी शीत कटिबंध। ये दोनों इस तरीके से इस तरीके से बने कितने, 1 2 3 4 और 5। बनाने को 5 भी बना सकते हो आप, बनाने को 3 भी बना सकते हो और 6 भी। 6 ऐसे कई लोग इसको यहां से भी डिवाइड कर देते हैं, उत्तरी उष्ण ताप कटिबंध। मैंने 2 जगह पढ़ा है, तो सोचा यार ये कहां से अलग आ गया, बच्चों को बढ़ाने के लिए ही दे देते हैं सब कुछ। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके ताप कटिबंध। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि सब गर्मी फिक्स एक टाइम से आती है, सर्दियां भी एक टाइम से आती है, बीच के अंदर कुछ ऐसे टाइम भी आते हैं जिनमें एकदम सामान्य रहता है। तो ऐसा कैसे, क्या चीजें हैं ये, तो इनके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। एक दिन आता है हमारी पृथ्वी पर, हम सब जानते हैं, कई बार महसूस भी करते हैं, और वो आता है 21 मार्च जी। क्या है इस दिन, क्या होता है कि पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, इस दिन पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा कहां गिरती है, 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर एक साथ यहां सूर्य की स्थिति होती है और यहां भी, यानी कि दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन उदय होता है, एक साथ अस्त होता है पूरी पृथ्वी पर। यह नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, नहीं, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ठीक है, हमारे यहां, अब हम कहां पर हैं इसमें, अगर हम देखना चाहें तो हम इस दिन हमारे यहां पर वसंत ऋतु होती है, यानी कि दिन रात बराबर पूरी पृथ्वी पर बोला है, पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, हमारे यहां वसंत ऋतु होती है। अच्छा, और इसके बाद में ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर एक साथ सूर्योदय, एक साथ सूर्योदय होता है। ये 21 मार्च के दिन होता है और अपने यहाँ वसंत ऋतु रहती है।
ठीक है सर। अब आते हैं अपन 21 जून को, जो थोड़े दिनों में आने वाली है। इस दिन क्या होता है? इस दिन ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। सब गर्मियों में घड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है, सूर्य के अस्त होना और उदय होने के जो टाइमिंग है उसी का अंतर है। बाकी टाइम के जो घंटे हैं 12 घंटे 24 घंटे वो पूरे एक साथ रहते हैं, एक समान रहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन है वो सबसे बड़ा और रात है रात सबसे छोटी। दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी। इसके बाद में अपने यहां ऋतु कौन सी रहेगी? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट, उत्तरी गोलार्ध के यहां दक्षिणी गोलार्ध में दिन है वो सबसे छोटा हो जाएगा और रात है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ऋतु है वो ग्रीष्म की जगह शीत हो जाएगी। लेकिन ये 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की कहानी बता रहा हूं कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी, ऋतु शीत हो जाएगी। ठीक, ये उत्तरी गोलार्ध में बता रहा हूं मैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है इस दिन। दक्षिण गोलार्ध में इस दिन 21 जून को सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री अक्षांश 66.5 डिग्री अक्षांश तक ही पहुंचेंगी। इसमें तो इस दिन तो था दोनों ध्रुवों पर एक साथ सूर्योदय हो रहा था, एक साथ दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें पहुंच रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें वो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ही पहुंचेंगी, इससे आगे नहीं जाएंगी। ठीक है सर। अब आते हैं अपन 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या होता है? सेम ये जो 21 मार्च वाला है वही प्रोसेस होता है। इसमें कुछ बस ऋतु का नाम बदलता है, यानी कि दिन रात बराबर। दोनों पर एक साथ सूर्योदय। लेकिन इस टाइम ऋतु के अंदर परिवर्तन होता है। और ऋतु क्या कहलाती है? अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म ऋतु इसमें 21 जून को थी। बसंत ऋतु थी वो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में थी। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होगी वो शरद है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके अलावा 23 सितंबर में ज्यादा 21 मार्च और 23 सितंबर में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। सूर्योदय भी दोनों ध्रुवों पर एक साथ होता है। दिन रात की अवधि भी बराबर होती है। इस घटना 23 सितंबर के बाद में 23 सितंबर के बाद में अगला दिन आता है 22 दिसंबर। और ये 22 दिसंबर को क्या होता है? जो 21 जून की अपोजिट पोजीशन एकदम 21 जून को क्या था? उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा था। इस दिन क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन है वो सबसे छोटा, दिन की ये अवधि होगी वो सबसे छोटी और रात की अवधि क्या होगी इस दिन? सबसे बड़ी।
इस 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी, साथ ही सूर्य की जो किरणें हैं वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही पहुंच पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ऋतु कौन सी रहेगी? शीत ऋतु। ठीक है, ये चीजें अच्छे से समझ लीजिए। दोबारा से रिपीट करता हूं, 21 मार्च को सूर्य पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों पर एक साथ सूर्योदय होगा। ठीक है, दिन रात की अवधि पूरी पृथ्वी पर बराबर रहेगी और ऋतु रहेगी बसंत। 21 जून को, दोनों तारीखें सेम है, 21 मार्च 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, रात सबसे छोटी होगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही पहुंच पाएंगी। 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर, वही 21 मार्च वाली की तरह दोनों ध्रुवों पर एक साथ सूर्योदय। ठीक है, लेकिन इसमें ऋतु का परिवर्तन होगा। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु रहेगी शरद ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे आते हैं अपन 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी, सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री तक पहुंच पाएंगी। 66.5 डिग्री क्या है? 66.5 डिग्री अक्षांश, जो उत्तरी अक्षांश है उसको के लिए बोला। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच पाएंगे और शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में रहेगी। ये उत्तरी गोलार्ध की बातें। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि ये 21 मार्च 21 जून और 23 सितंबर और 22 दिसंबर को क्या क्या होता है। अब इन्हीं घटनाओं को एक अलग नाम से जाना जाता है, विषुव। ये विषुव क्या होता है? जो घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित हुई थी, वो विषुव में आती है। कहने का मतलब है कि दोनों ध्रुवों पर सूर्योदय, एक साथ सूर्योदय। ठीक है, इसके साथ साथ विषुव का मतलब होता है कि विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी गिरेंगी। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन हैं जहां पर पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश। इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी 0 डिग्री अक्षांश पर गिरती है। इसी को विषुव कहते हैं। यानी कि दोनों ध्रुवों पर एक साथ दिन हो रहा है, लेकिन सूर्य की जो किरणें हैं एकदम सीधी 0 डिग्री अक्षांश पर गिरती है। यही विषुव है। ठीक, इस घटना को विषुव कहते हैं। यानी ये घटना कब कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है सर। अब एक घटना और होती है जिसको आप संक्रांति बोलते हैं। ठीक, उसके बारे में अभी बात करते हैं। संक्रांति की क्या, संक्रांति क्या चीज होती है? जिस दिन सूर्य की किरणें जिस रेखा यानी कि कर्क और मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं, वो उस रेखा की संक्रांति कहलाती है। कर्क रेखा पर सीधी कौन से दिन चमकती है? 21 जून और 22 दिसंबर।
21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर चमकती हैं। तो ये 21 जून क्या कहलाई? कर्क संक्रांति। ठीक है। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 22 दिसंबर को सीधी गिरती हैं। इस दिन ये कहलाई मकर संक्रांति। हाँ, हालांकि अपन मनाते हैं वो 14 जनवरी को, एक अलग विषय है, वो धार्मिक तरीके से है, ना कि इस तरीके से उसका कोई लेना देना है। ठीक है, वो एक फिक्स डेट को आती है और वो एक अलग धार्मिक तरीके से है उसका, और इसका आपस में कहीं कोई लेना देना नहीं है, दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। ये मकर संक्रांति जब आती है वो आता है 22 दिसंबर का दिन। ठीक, ये ऐसे होता है कि ये मान के चलिए सूर्य है, ठीक है, 21 जून के दिन सूर्य के बीच में, अब देख लीजिए साहब, इससे आगे वो सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो भी इतनी इस तिरछेपन के कारण ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगी, पहुंचेंगी ही नहीं 66.5 डिग्री से तो आगे। ये देखिए 66.5 को अपन यहाँ माने तो अगर यहाँ गिरने के बाद में जो किरणें होती हैं वो सीधी की सीधी नीचे से निकल जाएंगी पृथ्वी। इसलिए 66.5 डिग्री का ये बताया था मैंने कि 66.5 डिग्री 21 जून को 66.5 डिग्री तक ही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश तक ही पहुंच पाती है। ये देखिए, अब इनमें ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री साउथ। तो सबसे ज्यादा 21 जून की कहानी है कि 21 जून को पृथ्वी इस तरीके से सूर्य के सामने रहेगी साहब। ठीक, तो सबसे ज्यादा किरणें कहाँ गिरी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। सबसे कम 66.5 से आगे गई नहीं है दक्षिणी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आगे गई नहीं है। तो ये क्या कहलाती है? कर्क संक्रांति। और मकर संक्रांति होती है उसकी स्थिति ये वाली होती है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है कि इससे आगे ये नहीं जा पाती है। और इस दिन यहाँ सबसे ज्यादा सूर्य के नजदीक कौन से वाला भाग है? ये वाला भाग। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें, सूर्य की जो सबसे ज्यादा नजदीक वाला पॉइंट होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री या मकर रेखा जो होती है वो सबसे ज्यादा नजदीक होती है। और ये स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति की, यानी कि सबसे नजदीक। ठीक है, ये हो गई मकर संक्रांति। ये ताप कटिबंध और उसके बारे में जो टॉपिक्स थे उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।